नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमें जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही। हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति ने हमें भरपूर मात्रा में पानी, हवा दिया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या की भोजन के लिए प्रबंध कैसे होता है? तो इसका प्रबंध बेटा फसलों के उगाने के कारण होता है। अब फसल हम किसे कहते हैं? क्या आपने अपने घर के आसपास कोई फसलें देखी हैं? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है धान की फसल। कितने सुंदर धान के लहलहाते खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे हमें चावल की प्राप्ति होती है, जो हमारे दैनिक आहार में शामिल है। फिर आप देख रहे हैं सरसों की फसल। यह तेल का उत्पादन सरसों के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे कि फसल क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। फसल उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं। फसल उत्पादन के लिए पहला स्टेप मिट्टी को तैयार करना होता है। दूसरा, बीजों का चयन करना। तीसरा, बुआई करना। चौथा, सिंचाई करना, निकौनी करना, कटाई करना, गहाई उसाई सफाई करना और भंडारण करना। बच्चों, क्या आप जानते हैं फसलों के कितने प्रकार होते हैं? विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। एक है रबी की फसल, जिसे हम लोग शीत या जाड़े के मौसम में बोते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, अलसी, मसूर। इसको अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है और मार्च से अप्रैल में के बीच इसको काटा जाता है। दूसरी खरीफ की फसल है, जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जिनमें मुख्यतः चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, उड़द, अरहर, कुल्थी, गन्ना, सोया आदि फसलें आती हैं। इन्हें जून से जुलाई के मध्य बोया जाता है और इसे सितंबर से अक्टूबर के बीच काटा जाता है। फिर आती हैं जायद की फसलें। ये जो फसलें होती हैं बच्चों, इसमें तेज गर्मी और शुष्क हवा सहन करने की अच्छी क्षमता होती है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंग, उड़द। यह मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं और जून में काटी जाती हैं। ये रबी की फसल है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूँ, जिसकी रोटियां हम रोज खाते हैं। उसके अलावा जौ, अलसी, जिसको कि तीसी भी बोला जाता है, मटर, चना और सरसों। आलू भी रबी की फसल में ही आता है। अब हम देखेंगे खरीफ की कुछ फसलें। खरीफ की फसलें बच्चों बारिश के समय में बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु में बोते हैं, जैसे धान, मूंगफली, बाजरा, मक्का, मूंग, अरहर, उड़द, तिल आदि। गन्ना भी इसी मौसम में बोया जाता है। इसके अलावा जायद की फसलें होती हैं, जिनमें कि बहुत ही अधिक गर्मी और शुष्क हवा सहन करने की क्षमता होती है, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी,
सूरजमुखी आदि। बच्चों, ये मैं आपको कुछ मसाले दिखा रही हूँ जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, काली मिर्च आदि को आप देख पा रहे हैं। मसाले की खेती मुख्यतः केरल में होती है, लेकिन लौंग को अब हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में उगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आइए खेती से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के विषय में जानें कि इन सब अनाजों की खेती करने के लिए हमको क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, एक किसान है जो 2 बैलों और हल की सहायता से मिट्टी को जोत रहा है। पुराने समय में यह खेती करने के लिए पहला स्टेप होता था। यह हल है। हल के नीचे भाग में आप एक नुकीला सा हिस्सा देख रहे हैं जिसको फाल कहते हैं। बैलों को जो आगे 2 घुंडे से बने हुए हैं क्रॉस के चिन्ह, उसमें बैलों को बांध दिया जाता था और फाल जो था धरती से टकराते हुए मिट्टी को चीरते हुए आगे बढ़ता था। वर्तमान में आप देखेंगे कि किस तरह से मिट्टी को किया जाता है। अब जब हम मिट्टी को जोतते हैं तो मिट्टी में से कुछ ढेले निकल आते हैं। उस ढेलों को फोड़ने के लिए किसान ने एक लॉग रखा हुआ, एक लट्ठा रखा हुआ देख रहे हैं, जो कि नीचे से समतल है। वो उस पे पैर रखता है, बैल आगे को चलते हैं। इस पाटल या चौकी की सहायता से मिट्टी के ढेलों को फोड़ा जाता है। वर्तमान समय में ट्रैक्टर ने इन सब चीज़ों का स्थान ले लिया है। ट्रैक्टर का कृषि में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। यह कृषि के लिए एक बहुउपयोगी साधन के रूप में है। इसके पीछे आप देखेंगे कि कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर को जब हम ट्रैक्टर में जोड़ लेते हैं तो वह मिट्टी को खोदता हुआ निकलता है। कल्टीवेटर में आप नीचे देख रहे हैं फिर नुकीले जो हल का फॉल था उसकी तरह आकृति बनी हुई है जो मिट्टी को तोड़ने का काम करता है। इसके बाद आपको रोटावेटर दिखाई देगा। रोटावेटर में आप देख रहे हैं कि ये जो तिकोने पार्ट हैं ये 2 भागों में हैं। यह भी मिट्टी को अच्छे से तोड़ते हुए आगे चलता है। इसके बाद आपको हैरो दिखाई दे रहा है। हैरो में आप देख रहे हैं कि डिस्क लगी हुई है। ये डिस्क क्या करती है, जो घास खरपतवार होती हैं उनको काटते हुए मिट्टी की जुताई करती है। तो मिट्टी की जुताई का पहला स्टेप आपने देखा कि कैसे बैलों के द्वारा फिर मशीनों के द्वारा यह काम किया जाता रहा है कृषि को चलाने के लिए। अब पावर ट्रिलर को आप देखिए, इसमें पीछे 2 साइकिल की तरह हैंडल हैं बच्चों। और क्या करता है, जो भी ये मिट्टी को जुताई का काम करता है इन हैंडल को पकड़ता है और जो मिट्टी खोदने का जो मशीन है आगे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, उसको इसमें जोड़ता है और लेते हुए चलता है। इससे भी क्या होता है, इसमें हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह मानव के द्वारा ही संचालित होता है। अब हम इसको प्रत्यक्ष रूप से करके देखते हैं। आइए कुछ बागवानी के उपकरणों पर बात कर लें। ये कुल्हाड़ी है, वाटरिंग कैन है, फ्लावर पॉट है, रेक है, कैंची है जिससे कि छटाई होती है, गार्डन होज है, गार्डनिंग फोर्क है, पुआल वगैरह या कूड़ा उससे खींच करके आप लोग लाते हैं, प्रूनर्स है, सिक्कल है, हो है, सीजर है, शॉवेल, पिचफोर्क, शूट, लैडर और स्पेड। आइए हम इस प्रक्रिया को हाथ से करके देखते हैं। देखिए, जब हम बागवानी करते हैं बच्चों तो मिट्टी को इस खुरपी के द्वारा जुताई करते हैं। जब हम मिट्टी की जुताई करते हैं तो कुछ बड़े बड़े डेले भी निकल आते हैं। अभी आपने बागवानी के उपकरण में देखा और हल के पाटल के द्वारा देखा कि इन ढेलों को तोड़ करके कैसे बराबर किया जाता है। जब मिट्टी समतल होती है तभी मिट्टी बुआई के लायक बनती है। समतल मिट्टी
और भुरभुरी मिट्टी में पैदावार अच्छी किस्म की होती है। आइए दूसरा स्टेप हम बढ़ते हैं कि मिट्टी समतल करने के बाद उसमें बीजों की बुआई कैसे की जाती है। तो हमारे पास जो बीज होते हैं, इन बीजों का चयन हम कैसे करते हैं। नॉर्मली जब हम बीजों का चयन करते हैं तो इसके लिए 2 प्रक्रिया होती है, बीजों को फटकना और बीजों को चुनना। देखिए ये इसको जब हम चलाते हैं, सूप होता है, हर घर में होता है, तो जो हल्की चीज़ें होती हैं वो उड़ करके आगे को आ जाती हैं और इसमें से पत्थर वगैरह चुन लिए जाते हैं। इस तरह से हम फटक करके अपने बीजों को बाहर निकाल लेते हैं और बुआई के लिए प्रयुक्त करते हैं। आइए एक और विधि के बारे में बात करें। जब हम बीजों को चुन नहीं पाते हैं तो उसको एक दूसरे तरीके से उन्नत बीजों को छांटते हैं। इन बीजों को छांटने के लिए हम कुछ बीजों को पानी में डुबा करके देखते हैं। अब देखिए, मैंने जब इस पानी में बीजों को डाला तो आप देखेंगे कि कुछ बीज, क्या सभी बीज भीग गए या फिर कुछ बीज ऊपर भी तैर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, कुछ बीज ऊपर की ओर तैर रहे हैं, यानी कि ये जो बीज हैं ये अंकुरित नहीं होंगे। तो इस विधि से भी बीजों को भिगा करके हम यह चयन कर पाते हैं कि कौन से बीजों में अंकुरण होगा और कौन से बीजों में अंकुरण नहीं होगा। तो यह भी एक विधि है फटकने और चुनने के अलावा अंकुरित कौन से बीज होंगे चयन करने का। आइए मिट्टी को बनाने के बाद इन बीजों को मिट्टी में कैसे बोया जाता है। कुछ बीजों को मिट्टी में हम बो करके देखते हैं, जैसे रबी की फसल में गेहूँ। बच्चों, गेहूँ को बोने के लिए हम गेहूँ को पकड़ते हैं और इस मिट्टी में इसका छिड़काव कर देते हैं। गेहूँ को लिया और मिट्टी में इसको किसान के द्वारा छिड़क दिया जाता है। और भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे ये धनिया मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे। इसको अगर मुझे बोना है तो हम इसको क्या करते हैं, हाथ में मसल करके या फिर इसके जो दाने होते हैं इनको 2 भागों में तोड़ लेते हैं। 2 भागों में तोड़ करके फिर से इसको ऐसे ही छिड़क करके बो दिया जाता है। मिट्टी की नमी से इसमें अंकुरण आ जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं, जैसे सरसों, जो कि छिड़क करके मिट्टी में छिड़क करके बोई जाती हैं। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे आलू की हम आँख को निकाल लेते हैं जहाँ पर इसका ये पॉइंट होता है, और उतना हम कट करके इसको कट कर लेते हैं और कट करके भूमि में दबा देते हैं। और फिर इस पे मृदा चढ़ा दी जाती है, इस तरीके से नाली बना करके। तो यहाँ पे जैसे नाली बनती है और उसकी आँख में से अंकुर निकल के आलू की खेती हो पाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ बीज छिटक करके बोए जाते हैं, उनको डायरेक्टली हम मिट्टी में छिड़क देते हैं। लेकिन हर बीज एक जगह पे छिड़क करके नहीं बोए जाते, कुछ बीज नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। क्या आपने अपने घर के आसपास कोई नर्सरी देखी है? क्या आपने धान के खेतों में धान को रोपते हुए देखा है? क्यों धान के बीज छिटक नहीं दिए गए? बच्चों, जो धान होता है उसको एक क्यारी में बो दिया जाता है। बोने के बाद जब उसमें अंकुरण आ जाता है, उसको मोरी या बिन्ना भी कहते हैं। ये चने का मैं पौधा दिखा रही हूँ। इसमें जो चना है फसल के रूप में बढ़ गया है। अब जब धान का खेत होगा तो इतना सूखा नहीं होगा, इसे पानी से यहाँ तक लबालब कर लिया जाता है। जब घनी धूप में पानी से इसको भर दिया जाता है तो एक एक मोरी निकाल करके निश्चित दूरी पर, जैसे ये चना है लेकिन धान की खेती के संदर्भ में मैं बता रही हूँ कि कुछ कुछ दूरी पर, ये सूखी ज़मीन है वो भरे पानी में
धान को पानी की बहुत आवश्यकता होती है बच्चों, और ये निश्चित दूरी पर ऐसे करके धान की मोरी या धान का बिन्ना लगाया जाता है, ताकि धान की फसल को उचित धूप मिले, उचित पानी मिले, उचित पोषण मिले और धान की फसल अच्छी हो। इसी प्रकार अब आप एक लिस्ट बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी फसलें नर्सरी में, कौन कौन से बीज होते हैं जो कि नर्सरी में उगाए जाते हैं, बोए जाते हैं। जैसे कि प्याज को भी आप देखते हैं कि प्याज के बीज को छिड़क लिया जाता है और फिर उसकी एक एक पौध को लगा करके बोया जाता है। लहसुन की कली को भी आप ऐसे ही एक निश्चित दूरी पर बोते हैं। अब आप घर से एक कार्य करके लाइए, कुछ फसलों के नाम लिखिए और उनके उत्पादन के विषय में लिखिए कि कौन सी फसलें सीधे सूखी मिट्टी पे, नमी युक्त मिट्टी पे बो दी जाती हैं छिड़क करके, और कौन सी फसलें रोपी जाती हैं। आइए, मिट्टी की बुआई से संबंधित तो बातें हो चुकी, अब हम बात करते हैं इससे आगे के स्टेप की। जब हम फसलों को बोते हैं तो उसके बोने के बाद जब पौध बड़ी हो जाती है तो हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। और खाद कैसी होती है? खाद दो प्रकार की होती हैं। एक होता है गोबर की खाद, जो कि हमें जानवरों के द्वारा मिलती है। आइए दिखाते हैं। ये देखिए, इसका रंग आपको बहुत डार्क सा दिखेगा, भूरा कलर, मटमैला सा कलर आपको दिखेगा। और दूसरी खाद मैं आपको दिखाऊंगी, यूरिया, सफ़ेद सी है और इसके बीच में मैंने डाली है खली। ये सरसों की खली है बच्चों, इसमें यूरिया चिपक गई है। ये सरसों की खली है। इस सरसों की खली को पानी में भिगा करके हम पौधों में डालते हैं, तो इससे पौधों की अच्छी पैदावार होती है। अब हम स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि हम जो पौधों को कैसे रोपा जाता है या धान की रोपाई कैसे करते हैं। तो एक चित्र में आप देखेंगे कि एक किसान गेहूं को छिड़क रहा है और एक महिला जो है वो धान को रोप रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मशीन एक आप साइड में देखेंगे जिसमें धान की मोरी या बिन्ना जिसे आप कहते हैं वो रखे हुए हैं, और वो मशीन एक एक करके उसको धरती पर बोती चली जाती है। ये सीडलिंग ट्रे है बच्चों। इसमें भी क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे मिट्टी के साथ उगाए जाते हैं और उनको बाद में मिट्टी में, उस मिट्टी को पूरा ले करके, इस ट्रे से पूरा एक लेके, इसमें मिट्टी भी लगी रहती है, दूसरी जगह पर बो दिया जाता है। नई तकनीक भी आ गई हैं कृषि में। ये मल्चिंग तकनीक है। आपने खेतों में देखा होगा कि आप जब ट्रेन से जाते हैं तो आपने बहुत तरीके की खेती देखी होंगी। ये मल्चिंग पेपर होता है। मल्चिंग पेपर को ज़मीन पर बिछा दिया जाता है। ज़मीन पर बिछाने के बाद इसमें दोनों ओर छेद किए जाते हैं जिसमें कि पौध बोई जाती है। इसके नीचे ड्रिप तंत्र सिंचाई के लिए लगा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं पौधा आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मल्चिंग पेपर बिछा हुआ है, इसमें टमाटर का पौधा लगा हुआ है, नीचे ड्रिप तंत्र है जिससे बूंद बूंद करके पानी आता है, पौधे में नमी बने रहती है और हमारी जो पैदावार है वो अच्छी होती है। कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है। तैयार कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट को भी ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का रंग काला या गहरा भूरा होता है। यह उसमें संचित जैविक कार्बन के कारण होता है। जैसा कि बच्चों अभी आपने खाद देखी, वो गोबर की खाद थी। ये देखिए, इस तरीके की खाद में केंचुए तेजी से ग्रोथ करते हैं और आप जानते ही हैं कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुओं के कारण हमारी जो धरती होती है, जो मिट्टी होती है बच्चों, वो भुरभुरी हो जाती है और भुरभुरी होने से, पोरस होने से जो हमारी जड़ें होती हैं वो नीचे तक बढ़ती हैं और उनको पोषण की प्राप्ति होती है। खेतों में अनेक बार फसल उगाने से
मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मिट्टी के में पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खाद के अलावा कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, पोटेशियम सल्फेट आदि। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं तथा पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच कुछ समय खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद क्या होती है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन बच्चों फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में और उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, हम खाद देने के बाद जो पौधे होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। जब हम फसल में पानी दे देते, खाद वगैरह दे देते हैं, तो उसके बाद उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई, आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक तंत्र लगा हुआ है जो चारों ओर घूम रहा है। ये ऊर्ध्वाधर खेती में बहुत काम आते हैं, जहाँ पर ज़मीन समतल नहीं होती है। इस तरह से जल का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट चित्र में आप देखेंगे छिड़काव तंत्र। ये भी ऊर्ध्वाधर भूमि के लिए है बच्चों। जब ज़मीन ऊंची नीची होती है तो इस तरीके का एक पाइप के ऊपर नोज़ल लगा होता है जो कि भूमि में जल का छिड़काव कर रहा होता है। इसके बाद आप देखेंगे ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में आप देख रहे हैं छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं लंबे से पाइप में, और उन पाइप में आप पानी की बूंदें टपकती हुई देख रहे हैं। ये जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ के लिए बहुत उपयोगी होता है बच्चों, क्योंकि जो छोटे छोटे ड्रिप करके बूंद बूंद करके पानी की बूंदें गिरती हैं और वो सीधे जड़ों को मिलती हैं। सिंचाई की विधियों में बात की जाए तो सिंचाई पारंपरिक तरीके से कैसे होती थी? क्या आप जानते हैं कि कुओं, तालाबों, नहरों आदि में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक कैसे पहुंचाया जाता है? ये तरीके हैं मोट, घिरनी भी हम जिसको कहते हैं, चेन पंप, ढेकली और रहट। रहट उत्तोलक तंत्र की तरह कार्य करता है। तो पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा घिरनी से रस्सी को खींच रहा है और पानी बाहर आ रहा है। दूसरे चित्र में कोई भी मानव नहीं है, चेन पंप है। इसमें जो चक्के पर चेन लगी होती है, एक बकेट लगी होती है और उस बाल्टी से पानी नाली में आता है और खेतों की तरफ बहता है। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं ढेकली। इसमें एक लकड़ी है, लकड़ी के एक तरफ बाल्टी बंधी है। जब लकड़ी को नीचे डुबाते हैं, बाल्टी के भार से को ऊपर को खींचता है आदमी और उसको नाली में डालता है। ये सब बड़ी मेहनत वाली प्रक्रिया थी बच्चों। अब जब मनुष्य ने मेहनत बंद करी तो उसने जानवरों का उपयोग लिया और रहट चलने लगी। रहट में एक ही चक्के पे, एक गोले चक्र पे बहुत सारी बाल्टियां लगी रहती थी। एक बैल होता था, बैल गोल गोल घूमता था और उसके गोल गोल घूमने से क्या होता था, उन बाल्टियों में पानी भरता था।
उन सभी बाल्टियों से पानी धीरे धीरे नालियों में आता था और नालियों से पानी खेतों में जाता था। इस तरीके से होती थी पुराने समय में सिंचाई। अब आधुनिक तरीके में सिंचाई के बाद क्या करते हैं, निराई की जाती है। निराई क्या होता है, हमारे अच्छे पौधों के साथ बच्चों खरपतवार भी उगाती है। उन खरपतवारों को समय समय पर निराई के द्वारा निकाला जाता है। पहले हम इसको खुरपी वगैरह से हटा लेते थे अगर ये छोटे लेवल पे होता है, और बड़े लेवल पे जब हम फसलों को उगाते हैं तो क्या करते हैं, हम उस पर कीटनाशक छिड़कते हैं। अब एक आदमी आपको दिख रहा है, इसके पीछे एक बैग टंगा हुआ है, उसमें क्या है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं जिनको वो पाइप के और नोज़ल की सहायता से पौधों पर छिड़काव कर रहा है। बच्चों, क्या ये छिड़काव का तरीका सही है? क्या उस आदमी ने मुंह पे मास्क लगा रखा है? नहीं। और इसको देखिए, दूसरा चित्र, इसमें भी कीटनाशक का छिड़काव व्यक्ति के द्वारा बड़े बड़े खेतों पर किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मशीनें आ गई हैं। खरपतवार नष्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। एक लंबी सी स्टील की बॉडी है और उसमें से जो नोज़ल लगे हुए हैं और उनसे जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं ऊपर से छिड़क जा रही हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं हो रही है और किसी व्यक्ति को नुकसान भी नहीं हो रहा है। जब फसलें घर पर आ जाती हैं बच्चों तो उसकी कटाई की जाती है। कटाई और कटाई के समय में कटाई पर्व मनाया जाता है। किसान जब कठिन परिश्रम द्वारा फसल बोता है, 3-4 माह के बाद कटाई का समय आता है। अपने खेतों में तैयार फसल को देखकर वह खुशी से झूम उठता है, चूँकि पिछले 3-4 साल माह के कठिन परिश्रम का फल किसान को मिलता है, इसलिए वह खुशी मनाता है। उसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर मनाते हैं। इस प्रकार हमारे देश के सभी भागों में यह कटाई पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जुड़े होते हैं बच्चों, जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि। आइए कुछ त्योहारों को देखें। देखिए, ये पंजाबियों का मुख्य त्यौहार है बैसाखी। कितनी सुंदर सुंदर फसलें खेतों पे सोने के समान लहलहा रही हैं और बच्चों के मुंह में खुशी का भाव तो आप देख ही सकते हैं। तो फिर है बिहू। यह असम में मनाया जाता है फसल बुआई के समय और फसल कटाई के समय। बिहू का जो त्यौहार है वह बहुत सौहार्दपूर्वक सभी लोग मिल कर के मनाते हैं। अब बात करते हैं पोंगल की। पोंगल भी एक त्यौहार है जो कि फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। जब अनाज घर पे आ जाता है बच्चों, तो अनाज तो हमें रॉ फॉर्म में मिलता है, उसको हम फटकते हैं। तो फटका कैसे जाता है, छोटे लेवल पे होता है तो हम सूप के द्वारा फटकते हैं। आजकल अनाज को फटकने वाली मशीनें भी आ चुकी हैं। आइए देखते हैं अनाज फटकने वाली मशीन। इसमें आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें जब हम अनाज डालते हैं तो भूसा अलग हो जाता है और दाना अलग हो जाता है। जब फसल साफ़ हो जाती है बच्चों, तो फसल का भंडारण किया जाता है। भंडारण हम कैसे करते हैं, भंडारण छोटे छोटे बड़े बड़े बोरों में किया जाता है। एक बोरा मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें मैंने अनाज को रख रखा है। देखिए, ये पुंज है, इसे हम धान का पुंज कहते हैं। धान के फसल की सुरक्षा के हेतु गांव में धान के पुंज बनाए जाते हैं। यह गेहूं को सुरक्षित रखता है। इसे हम भूसा वाला घर या मरकुल्ला भी कहते हैं। यह फसल कटाई की मशीन है बच्चों, इससे फसल मिनटों में कट जाती है। और ये स्ट्रॉ रोलर है, जो पराली बचती है तो उस पराल का रोल बनाने के लिए यह मशीन काम में आती है। अब हम अनाज का जो भंडारण करते हैं वो गोदामों में करते हैं।
तो हमारे जो कुछ सरकारी संस्थान होते हैं, FCI वगैरह, जो कि गोदामों में अनाज का भंडारण करते हैं। अभी साइलो भी बहुत प्रचलन में हैं। साइलो में अनाज 3-4 साल के लिए हम लोग संरक्षित रख सकते हैं। यह स्टील के ड्रम के जैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि वैज्ञानिक रेवण की। रेवण कृषि विज्ञान के महान ज्ञाता थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व उनके द्वारा प्रतिपादित कृषि विज्ञान संबंधी सिद्धांत आज भी मान्य हैं। रेवण वराह मिहिर के समकालीन थे और 6ठी शताब्दी में विद्यमान थे। वे तत्कालीन बंगाल के निवासी थे। रेवण के समय में भी खेती वर्षा पर ही निर्भर थी। उनके अनुसार वर्षा अगर अगहन यानी कि नवंबर-दिसंबर में हो तो भूसा भी सोने के भाव बिकता है। जिस वर्ष आषाढ़ यानी कि जून-जुलाई में पूर्णमासी के 9वें दिन मूसलाधार वर्षा हो तो समझना चाहिए कि सूखा पड़ेगा। सूर्यास्त के समय आकाश में बादल ना हो तो किसान को बैल बेच डालने की नौबत होगी। ज्येष्ठ यानी कि मई-जून के सूखे और आषाढ़ की वर्षा से रेवण ने भरपूर पैदावार की बात कही। उन्होंने भूमि की जुताई के संबंध में भी अनेक विचार दिए। बुआई रोपाई के संबंध में रेवण का मत है कि आषाढ़ में धान की रोपाई से उपज अधिक होती है। श्रावण यानी कि जुलाई-अगस्त में रोपाई का कोई लाभ नहीं होता। भादो यानी कि अगस्त-सितंबर में केवल छाल ही बचती है। अश्विन यानी कि सितंबर-अक्टूबर में कुछ भी नहीं मिलता। पौधों में कीड़े लगने पर रेवण ने राख डालने का सुझाव दिया। आज जब कृषि क्षेत्र में नित्य नए विकास हो रहे हैं, तब भारतीय कृषि के लिए उनकी देन अत्यंत महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय है। बच्चों, आज हमने पाठ में कुछ नए शब्द सीखे, जैसे खाद, जिसे अंग्रेजी में मैन्योर कहते हैं, जुताई, प्लीऊ, खरीफ को खरीफ ही अंग्रेजी में कहा है, बुआई, सोविंग, फसल कटाई को हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, खरपतवार नाशी को वीडीसाइड, साइलो लोहे या टीन का ड्रम या कोठी, उर्वरक फर्टिलाइजर, सिंचाई इरिगेशन, रबी को रबी ही कहा है, जैविक खाद को बायो फर्टिलाइजर, भंडारण को स्टोरेज, खरपतवार को वीड्स, कटाई पर्व को हार्वेस्ट फेस्टिवल। आज हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा कि खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें खरीफ की, शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें रबी की एवं ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल जायद की फसल कहलाती हैं। खेत की तैयारी के लिए जुताई, समतलीकरण आदि क्रियाएं करनी पड़ती हैं। बीज की बुआई उचित दूरी एवं उचित गहराई पर करनी चाहिए। फसल में खाद एवं उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल पर सिंचाई जरूरी है। सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र हैं। निराई के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। अनाजों को भंडारण से पहले अच्छी तरह धूप में सुखा लेना चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ अभ्यास कार्य आप घर से भी करके लाएंगे, जिसमें कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को दे रही हूँ। बच्चों, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? पहला प्रश्न। दूसरा है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तीसरा, जैविक खाद से क्या लाभ हैं? चौथा, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? पांचवा, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। फिर, कीचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? कुछ क्रियाकलाप भी आप कीजिएगा। विभिन्न प्रकार के बीजों को एकत्र करके छोटे थैलों में रखिए। इन थैलियों को हर्बेरियम में लगाकर उनके नाम लिखिए। कृषि में उपयोग आने होने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए। परियोजना कार्य भी हम आपको कुछ दे रहे हैं, प्रोजेक्ट हैं बच्चों। अपने आसपास के खेतों में जाकर सिंचाई के साधन देखिए, पता लगाइए कि इन साधनों से सिंचाई क्यों की जाती है। विभिन्न फसलों की बुआई, निराई, कटाई एवं भंडारण
किस यंत्र एवं विधि से की जा रही है। कुछ उर्वरकों के नमूने एकत्र करके थैली में रखकर नामांकित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।